नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी उनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और सबसे अंतिम रूप में आपके आए थे फ्रांसीसी। तो पिछले वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए थे वो डच थे। ये जो डच थे ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टम में स्थापित की। इनकी और भी फैक्ट्रियां सूरत, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालापट्टनम, कोचीन आदि थी। विद्यार्थियों, इससे आपको एक बात पता चल रही होगी कि अभी तक जो सबसे पहले हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे वह पुर्तगाली थे, परंतु पुर्तगालियों के बाद जैसे ही डच भी भारत आए तो इन्होंने भी मुगलों से अपने संबंध अच्छे स्थापित किए और जगह जगह अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की और पुर्तगालियों का जो व्यापार में एकाधिकार था उसको इन्होंने छीन लिया। देखिए, इनके आगमन से भारत में पुर्तगालियों का व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी कि पहले जो भारत में केवल पुर्तगाली ही व्यापार कर रहे थे, अब उनके सामने चुनौती देने डच आ गए और यह पुर्तगाली और डच दोनों ही सबसे बड़ी शक्ति जो उभर रही थी अंग्रेज, इन दोनों को भी चुनौती दे रहे थे। तो देखिएगा, डच जो थे वह मसाले, वस्त्र, नील, सोरा, सिल्क आदि प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करते थे। यानी कि जो भारत से यह वस्तुएं ले जाकर यूरोप में बेचते थे, यूरोपीय बाजारों में, उनमें से प्रमुख रूप से मसाले, वस्त्र, नील, सोरा व सिल्क थे। अब जब ये ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लग गए अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के व्यापार के बीच में, तो अंग्रेजों ने 1759 में एक युद्ध किया डचों के साथ, जिसको वेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और छात्रों, इस वेदरा के युद्ध में डचों की पराजय होती है और ये युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, जिस कारण से डचों का भारत से पतन होना शुरू हो गया या एक तरह से ये भारत में समाप्त हो गए। इससे एक चीज़ तो अब तय हो गई थी कि भारत में जो उभरती हुई व्यापारिक शक्ति जो उभर रही थी वह अंग्रेज थे। तो जो तीसरी व्यापारिक कंपनी भारत आई वह थी आपके अंग्रेज। तो अब हम अंग्रेजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया जैसे पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की और कहाँ कहाँ से अपना व्यापार में उनका एकाधिकार था, किन किन क्षेत्रों पे, तो इस मैप के द्वारा ये सब समझाया गया है। ये रेड कलर का जो प्लस चिन्ह है यह अंग्रेजों के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और जो मैंने बताया था आपको, ये मछलीपट्टम यहाँ पे है, यहाँ पर डचों ने फैक्ट्री स्थापित की थी अपनी सबसे पहले, और अंग्रेजों ने भी 1616 में यही अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं गोवा का, जिसको पुर्तगालियों ने जीता था, यह जो निशान वाले क्षेत्र है ये सब पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है जहाँ से वो अपना व्यापार करते थे। और ये रेड वाला प्लस वाला है, यह है अंग्रेजों का, जहाँ सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, मछलीपट्टम में की, ये कलकत्ता पर पूरा इनका अधिकार हो गया था, नागपट्टम, इन सभी क्षेत्रों पर, नागपट्टम पर तो डचों का था। तो प्लस वाले जो निशान है वह अंग्रेजों के अधिकार वाले क्षेत्र के थे, और ये नीले कलर का जो दिख रहा है आपको वह फ्रांसीसियों के अधिकार वाले क्षेत्र थे भारत के अंदर। और यह 3 कलर का जो नक्शे के रूप में चिन्ह दिख रहा है
ये डचों वाले एकाधिकार वाले क्षेत्र थे भारत के अंदर। तो देखिए डच भी एक तरह से दक्षिणी भारत में इनका व्यापार में एकाधिकार हो गया था। ये पुलिकट में थे डच, नागापट्टनम में डच थे, जाफना में डच थे। इस तरह से इसलिए अंग्रेजों को यह एक तरह से चुनौती दे रहे थे। इसलिए 1759 के अंदर अंग्रेजों ने इनके साथ युद्ध करके इनको पराजित किया और इनको भारत से जाना पड़ा। अब देखिए छात्रों, जो अब आपके तीसरी शक्ति भारत में आई थी यूरोपियन, वह थे अंग्रेज। अंग्रेजों में देखिएगा 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने क्या किया कि पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? लिस्बन। वहाँ से इस व्यक्ति ने एक जहाज को लूटा और उस जहाज से इसको नक्शे मिले जिसमें भारत की समृद्धि और समुद्री मार्ग का रास्ते का इसको ज्ञान मिला। तो भारत की में अंग्रेजों की जो सबसे पहले आने का क्रम जिसको पता चला वो फ्रांसिस ड्रेक नामक व्यक्ति को पता चला कि भारत कोई देश है और वहाँ भारत इतना समृद्धशाली है और वहाँ पर अनेक यूरोपीय शक्तियाँ वहाँ से व्यापार कर रही है। फिर देखिएगा 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया। चार्टर क्या होता है? लाइसेंस होता है, जिसमें कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। अब ब्रिटेन की महारानी उस समय थी एलिजाबेथ, उसने वहाँ पर एक कंपनी स्थापित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भारत में या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का लाइसेंस प्रदान किया। इसके बाद इस लाइसेंस के तहत फरमान लेकर जो सबसे पहले भारत में उपस्थित होता है वह होता है कप्तान हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में सूरत आया। और ये जिस जहाज में बैठकर आया था उसका नाम था हेक्टर। अब जब ये भारत आया था हॉकिंस, तो यह जो फरमान लेकर आया था वह अकबर के नाम का था, क्योंकि उस समय भारत का जो शासक था वह था अकबर। जब ये वहाँ से फरमान लेकर निकला था तब उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। परंतु 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और ये बात हॉकिंस या ब्रिटेन की महारानी को पता नहीं होती है। तो वो जो फरमान लाते हैं वो अकबर के नाम का लाते हैं। परंतु जब ये हॉकिंस यहाँ पर आता है, इसको पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई और उसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से राजा बनता है। तो हॉकिंस फिर जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और फारसी भाषा में जहांगीर से बात करता है, जिससे जहांगीर उससे प्रभावित होकर उसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है और 400 का मनसब भी प्रदान करता है। अब देखिए सन 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश कंपनी की अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। मैंने बताया नक्शे के अंदर आपको कि यह मसूलीपट्टनम है जहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। इससे पहले भी अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की जो प्रथम फैक्ट्री की अनुमति ली थी वह थी सूरत के अंदर। परंतु क्या होता है कि सूरत में जैसे ही जहांगीर इनको अनुमति देता है व्यापार करने की या फैक्ट्री खोलने की, तो इससे कौन नाराज हो जाते हैं? पुर्तगाली। और उस समय पुर्तगालियों के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे थे। तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर इनसे अपनी अनुमति वापस ले लेता है फैक्ट्री खोलने की। इसलिए जो प्रथम फैक्ट्री मानी जाएगी आपके अंग्रेजों की वह मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। सॉरी, वो 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी मछलीपट्टनम में। अब देखिए 1613 ईस्वी में जहांगीर ने
एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। जो अनुमति पहले उसने रद्द कर दी थी, अब 1613 में वापस जहांगीर प्रदान कर रहा है। तो सूरत में भी ये अपनी फैक्ट्री 1613 में स्थापित कर लेते हैं। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और 3 साल तक यही रहा। इसका उद्देश्य व्यापारिक संधि करना था। इसने साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी सर टॉमस रो की। इसने जहांगीर को प्रसन्न करके और भारत में विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब सबसे बड़ी जो बात होती है वह 1717 के अंदर होती है। यहाँ पर यह बात याद रखना कि पहले जो आपके इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बनता है जेम्स प्रथम। तो ये बात भी आप याद रखना। इसलिए अब वापस जेम्स प्रथम राजदूत को भेज रहा है सर टॉमस रो को। अब जो सबसे बड़ी बात होती है वह 1717 में जॉन सुमिरन का शिष्य मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ। इस शिष्य मंडल का एक सदस्य विलियम हैमिल्टन जो कि चिकित्सक था, उसने फर्रुखसियर की कोई बहुत सी गंभीर बीमारी ठीक कर दी और फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में कंपनी के नाम एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। और यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके तहत क्या होता है कि इस मैग्ना कार्टा के तहत, जब मैग्ना कार्टा के अंदर जो भी बातें कही गई वह निम्नलिखित थी। 1917 के फरमान में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। तो देखिएगा, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों की। अब बिना करके पूरे बंगाल में व्यापार करेंगे, क्योंकि फर्रुखसियर खुश हो गया था कि उसकी बीमारी ठीक हो गई थी, जिसके कारण उसने विभिन्न प्रकार की छूट अंग्रेजों को प्रदान कर दी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाकर भारत पर 200 साल तक शासन कर लिया था। उन्हें किराए पर कलकत्ता के आसपास की जमीन लेने की अनुमति दे दी। हैदराबाद के समूचे सूबे में उन्हें पहले से चुंगी की छूट मिली थी, वह कायम रखी, मतलब आगे भी जारी रखी। बम्बई में कंपनी द्वारा डाले गए सिक्कों को संपूर्ण राज्य में चलाने की अनुमति दे दी गई। तो ये देखिए, या फर्रुखसियर बहुत बड़ी गलती कर बैठता है कि उनको विभिन्न प्रकार की छूट यहाँ पर दे देता है, जिससे अंग्रेजों के हौसले बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। और वह आए थे व्यापार के उद्देश्य से, और आगे चलकर वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी भारत में करना शुरू कर देते हैं और एक तरह से पूरे भारत पर राज करते हैं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो अंग्रेजों की यह थी, और उसके बाद जो उपलब्धि थी ये देखिए, अंग्रेजों द्वारा 1632 में गोलकुंडा के राजा द्वारा एक सुनहरा फरमान अंग्रेजों को प्रदान किया जाता है, जिसके तहत 500 पाउंड वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के बंदरगाह व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। यानी कि गोलकुंडा के बंदरगाह पर अब केवल और केवल अंग्रेज ही व्यापार करेंगे। तो यह भी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिएगा, इस बीच क्या होता है कि विदेश के अंदर एक घटना घटित होती है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगालियों द्वारा गोवा राज्य दे दिया जाता है। समझ में आ रही होगी छात्रों बात आपको यहाँ पर कि विवाह हो रहा है विदेश में, दहेज के रूप में दिया जा रहा है भारत का क्षेत्र, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा को पहले से जीत लिया था 1510 ईस्वी में। पहले बताया था पुर्तगालियों के अंदर मैंने। तो गोवा को जो दहेज के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिया जाता है, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। अब देखिएगा कि बाद में क्या होता है, 1665 के अंदर कुछ रुपए लेकर चार्ल्स द्वितीय गोवा को भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। तो अब देखिए, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बंदरगाह या क्षेत्र गोवा है वह भी अब अंग्रेजों के पास आ रहा है। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपनी व्यापारिक एकाधिकार जमा रहे थे, और यहाँ की राजाओं की उन्होंने धीरे धीरे कमजोरी को
पकड़ना शुरू किया और लालच देकर उनके सेनापतियों को अपनी ओर मिलाया और एक एक करके भारत के विभिन्न राज्यों पर अधिकार करने लग गए और अंतिम रूप से वह पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसका डिटेल में अध्ययन हम बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय आपके टॉपिक है उसके अंदर करेंगे। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए थे और कैसे उन्होंने धीरे धीरे भारत में व्यापारिक एकाधिकार जमाने के लिए मुगलों से अपने संबंध स्थापित किए और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ खोलने की अनुमति ले ली। अब देखिएगा, अंग्रेजों के बाद जो तीसरी शक्ति भारत में आई, चौथी शक्ति जो भारत में आई थी, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और एक छोटी सी एक और यूरोपीय देश होता है डेनिश, वहाँ की कंपनी भारत आती है। तो उसका भी अध्ययन कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी का भारत आगमन हुआ। डेनिशों की पहली फैक्ट्री तंजौर के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में स्थापित हुई। 1616 में आए, पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित हो रही है। परंतु क्या होता है कि ये भारत में ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं और ये 1845 नहीं है, ये 1645 है और इनको व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस कारण से 1645 में ये अपनी सभी फैक्ट्रियाँ कम कीमत पर अंग्रेजों को सौंप कर वापस अपने देश चले जाते हैं। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए, डेनिश की असफलता के कारण डेनिश भारत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाए और अंततः अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को 1645 ईस्वी में बेच दिया। और दूसरा जो इनका असफलता कारण था कि इन्होंने व्यापार की तुलना में धर्म प्रचार संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान दिया, यही इनकी असफलता का कारण बना। तो ये थे आपके डेनिश। अब जो अंतिम रूप से अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे वह फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अंतिम रूप से अपने भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई वो फ्रांसीसी थे। तो अगली क्लास में अपन फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।